नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। ये दो चैप्टर हैं बच्चों, वेक्टर एंड 3D। क्लियर है? क्या बोलेंगे हम इनको? वेक्टर एंड 3D। तो पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पढ़ेंगे। और फॉर्चुनेटली ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड लेवल एज वेल एज जेई मेन लेवल, मेन और एडवांस दोनों। यानी कि जेई एंड बोर्ड दोनों के लेवल के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इनको बहुत बढ़िया ढंग से हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आइएगा, सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं कि जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में दो तरीके की क्वांटिटी होती है बच्चों। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। आपने देखा होगा, सिंपली अगर हम डायरेक्ट वैसे ही बात करें, जैसे टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर किसी चीज का मेजर करोगे, पहले तो एक सेकंड सुन लीजिए। दो तरीके की क्वांटिटी हैं, जैसे स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी एक तो स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। स्केलर क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई पार्ट प्ले नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब सुनिए एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर किसी चीज का आपको मेजर करना है तो ऑब्वियस है, वो सीधा सीधा आपका मैग्नीट्यूड बताएगा, साहब इतने डिग्री है या इतने फ़ारेनहाइट है। तो ये तो नहीं बताएगा कि इस डायरेक्शन में है साहब। आपको फीवर, तो फीवर की क्या डायरेक्शन बताएगा क्या आपको कि पूरब से पश्चिम की तरफ को फीवर चल रहा? वो सिर्फ टेम्परेचर बताएगा। स्पीड है, डिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें। एरिया है, अब किसी चीज का एरिया या वॉल्यूम निकालना, तो एरिया या वॉल्यूम, अब उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ठीक है साहब, इतना एरिया है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, काम करता है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अब 10 kg का फोर्स लगाया साहब उसने, कहाँ को लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया? कुछ तो बताओगे? या बस ऐसे ही खड़ा होके सीधा खड़ा साहब फोर्स लगाए, वो ऐसे खड़ा या ऐसे खड़ा, कुछ नहीं पता उसे। तो डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए, तभी तो आपके जो बॉडी है वो आगे या पीछे मूव करेगी। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है दो पार्ट में डिवाइड हुई है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट आइए। जैसे इधर देखिए, एक ये कोई लाइन है, इसमें मैं एक पॉइंट को ए से और एक पॉइंट को बी से डिनोट कर दूं और इसकी डायरेक्शन को ऐसे डिनोट कर दूं, इस ढंग से। तो हियर ए बी, ये मैंने दिखाया इधर, ए बी, और ए बी के ऊपर क्या बनाएंगे हम? ऐसे एरो बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ए बी और ए बी के ऊपर इस ढंग से क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे। ए बी इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए बी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बोलो। और ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके 3 कैरेक्टर होते हैं बच्चों। पहला लेंथ, भाई उस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है। दूसरा लाइन ऑफ सपोर्ट, और तीसरा सेंस और डायरेक्शन। अगर मैं कहूं पूरा जो वेक्टर है उसकी पूरे की धुरी इसी पे मूव करती है, इसी पे घूमती है। पूरा का पूरा वेक्टर आपका
इसी चीज पे मूव करता है। दोबारा फिर पढ़ रहा हूं मैं, लेंथ, लाइन ऑफ सपोर्ट, सेंस और डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात। अब लेंथ ऑफ सपोर्ट का क्या मतलब है? देखिए लाइन ऑफ सपोर्ट का लेंथ और सेंस यानी कि कितनी लेंथ है उसकी, किस डायरेक्शन में है, ये तो हम इजी वे है। बट लाइन ऑफ सपोर्ट का क्या मीनिंग है? देखिए बच्चों इधर, ये कोई एक अनलिमिटेड लेंथ की कोई लाइन है, अनलिमिटेड लेंथ की कोई लाइन है। अब इसमें मैंने ये ए बी अलग काट लिया, तो अगर ए बी अलग काटा मैंने तो ये दूसरे सिरे ऐसे हो गए, इस पूरी लाइन में से ए बी का टुकड़ा काट के अलग रख लिया, तो ऑब्वियस है ये इधर बच जाएगा, वो उधर बच जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, ये इसी पोर्शन को हम लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। बोलो, एक ढंग से आप ऐसे मान लो आपके पास ये मार्कर है, पूरा है ये। अब मुझे इसमें से एक पीस निकालना है, इसका काट के, तो पीस तो मैं अलग निकाल दूंगा। तो ये जो साइड वाली चीजें बचेंगी, ये उसका सपोर्ट पहले जो है उसकी सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही थी कि नहीं? उस पीस को ये दोनों लाइनें सपोर्ट करे हुए थी, तभी तो पूरा का पूरा एक मार्कर था ये। अब मैंने बीच वाला पोर्शन इसका काट के अलग कर दिया, तो ये दोनों जो साइड के पोर्शन बचे हैं इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो उस लाइन सेगमेंट ए बी को जो सपोर्ट कर रहा था, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, दैट आर कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसको नोट करिए। अच्छा, एक सेकंड और देखिए पहले, ये क्लियर हो गई। अब लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, जैसे यहीं पे अब हमने ये निकाला और देख लिया, एक और निकाल दिया मैंने, ये हो गया सी बी। अब देखो, एक टुकड़ा काट के ए बी कर दिया इसी में से, पूरी में से, और एक टुकड़ा काट के ये वाला ये सी डी अलग कर दिया। थोड़ा सा कम ले लो अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा कि ये टुकड़ा कम नजर आ रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे? ए बी एंड सी बी आर सेम, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। और यहीं पे अगर ऐसा सीन बन जाए, ये ए बी सी डी और जैसे ये ई एफ है, यहाँ मैं क्या कहूँगा? ई एफ, ये जो बच्चों ई एफ है, अब यहाँ क्या कहूँगा मैं? ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल। अब मैं इनको क्या कहूँगा? या इवन सी बी एंड ई एफ आर पैरेलल। ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट ए बी और सी डी थी ये तो सेम थी, और ए बी एंड ई एफ लाइन ऑफ सपोर्ट कैसी हो गई बच्चों? पैरेलल हो गई। ठीक है, अब इधर आइए, फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में आइए, टाइप ऑफ वेक्टर। और ये भी तो हमें पढ़ना जरूरी है, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं हमारे। टाइप ऑफ वेक्टर जैसे नल वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इनके बारे में समझिए। नल वेक्टर का मतलब समझते हो? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड जीरो कैसे होगा साहब? अरे जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। अब जैसे बी था और ये ए था, इस बी को यहीं पे ले आओ उठा के, तो ए बी की जगह ए होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। तो अब जब बी की जगह ए की जगह सॉरी बी आ गया, तो वो दोनों पॉइंट एक जगह कॉन्साइड कर गए, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो ही तो होगा, एक के ऊपर एक। अब उसकी कोई लंबाई रह थोड़ी गई। दूसरा है प्रॉपर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, दैट आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। तीसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों?
यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, दैट आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और बच्चों यूनिट वेक्टर को देखिएगा, ये इस ढंग से कैप लगा देते हैं हम, ए कैप या एन कैप, इस ढंग से ए कैप और एन कैप, इसको हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो। और बच्चों यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो दैट आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बोलो बच्चों, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। या अगर मुझे कोई वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी यूनिट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं हो। बोलो बच्चों, यूनिट वेक्टर भी आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखिएगा, इसके बाद इसे नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, पहला है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब समझ रहे हो, टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक और को डायरेक्शनल इफ देयर लाइन ऑफ सपोर्ट आर सेम और पैरेलल। जैसे ए बी सी डी, और ऐसे ले लो, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी, जैसा कि आप देख रहे हो लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों की सेम है, या ए बी एंड ई एफ दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। जल्दी बोलो, डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, डायरेक्शन भी सेम हो और लाइन ऑफ सपोर्ट उनकी या तो सेम हो या पैरेलल हो। यदि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है और लाइन ऑफ सपोर्ट सेम या पैरेलल है, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं हम, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों देखिए, अगर यहाँ पे दो वेक्टर है ए एंड बी और ये कोलिनियर है, तो एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंट एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। कारण आप खुद देखिए भाई, मैंने दो लाइन ली है, अब जैसे चलो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, तो आप देख रहे हो ये ए बी की जो लेंथ है, ए बी तो इतनी हो गई है, और आप सी डी जो है ये देख रहे हो इतनी। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं ना, ए बी इज इक्वल टू सपोज करो 1/3 सी डी, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी सी डी से 1/3 है, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, अगर कोई दो वेक्टर आपके ए और बी हैं और वो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, तो किसी एक वेक्टर को एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ लैम्डा जो भी आप ले रहे हो, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर, अगर वो क्या है, कोलिनियर है, पैरेलल। नेक्स्ट आइए अनलाइक वेक्टर, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट तो बच्चों सेम या पैरेलल हो और डायरेक्शन अपोजिट। अनलाइक, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ए बी और ये सी डी था, ये ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी, जल्दी बोलो बच्चों, ए बी और सी डी क्या है यहाँ पे, इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम है या इवन पैरेलल भी हो सकती है, बट डायरेक्शन अपोजिट, तो उनको हम क्या बोल देंगे, अनलाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल, अरे जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है
तो हम क्या कहेंगे उसको, अनलाइक वेक्टर कहेंगे, सॉरी इक्वल वेक्टर कहेंगे कि नहीं। फिर आपका आएगा बच्चों, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हमने यहाँ पे लाइक वेक्टर की बात करी थी, कोलिनियर सब यूज कर लिया था मैंने। आप इसको रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से, बात को सुनिए। लाइक वेक्टर क्या बताया था मैंने, दोबारा से बता रहा हूं। लाइक वेक्टर वो होंगे जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होगी या सेम होगी। जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल और सेम होगी उनको लाइक वेक्टर कहेंगे, और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सिंपल। अनलाइक वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट सेम और पैरेलल हो बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट। अब आना है तीसरे पॉइंट, और तीसरा क्या था, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में तो सिंपल, इक्वल वेक्टर क्या है, सिंपल, यानी कि अगर उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लंबाई सेम है, तो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब तीसरे पे आना था, फोर्थ पे आना था कोलिनियर वेक्टर, जो मैं ये यहाँ पे पढ़ा गया आपको, अब पढ़ाना है। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, जिनकी भाई लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो। जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, सेम हो या पैरेलल हो। जल्दी बोलो बच्चों, अगर सेम और पैरेलल है तो हम उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जल्दी बोल दो। और अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं तो हम किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर लिख सकते हैं। या कोई दो वेक्टर अगर आपसे कहा गया है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर हम लिख सकते हैं। बात बच्चों यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई? कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया। फिर है फ्री और लोकेलाइज वेक्टर। अब यार ये फ्री वेक्टर का क्या मतलब है, लोकेलाइज, देखिए बहुत सिंपल है। जिसको आपने टर्म कंडीशन में बांध रखा है वो आपका हो गया लोकेलाइज वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर आपके इनिशियल या फाइनल पॉइंट, इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट, जो भी उसका फाइनल पॉइंट है उस पे बेस है, उस पे बेस है, यानी कि उनको आपने कहीं पे फिक्स किया हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड लोकेलाइज वेक्टर। और अगर उसका इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट इंडिपेंडेंट है, हवा में उड़ रहा है, ऐसे ही हमें नहीं पता क्या है इनिशियल क्या है फाइनल, ऐसे ही है, तो दैट आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। जिसको एक जगह बांध रखा है लोकेलाइज, और जिसको फ्री कर रखा हवा में चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, दैट आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर, बोलो बच्चों, बहुत सिंपल है। को इनिशियल, ये देखिए 1 2 3 4, ओ ए बी सी डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ऑल वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, ये को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर, यानी कि जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है उनको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब इसके बाद आइए को प्लानर वेक्टर। को प्लानर यानी कि जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हो, दे आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर। जल्दी बोलो, दोज वेक्टर lie in the same plane and having the same or parallel support, या ये भी कह सकते हो those vector which are lie in the same plane or parallel to the same plane are known as coplanar vector, are known as coplanar vector। जल्दी बोलो, यानी कि जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको हम कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कोई वेक्टर है ए और उसको अगर मैं लैम्डा से, लैम्डा कोई स्केलर है यानी कि 3 ले लो,
3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सिंपल 3a हो जाएगा। ठीक, लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा a हो जाएगा सिंपल। अब आइए एडिशन ऑफ वेक्टर। दो लॉ है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बहुत सा सिंपल, जरा सा है। क्या, कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड को वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, तो जो उनका रिजल्टेंट है यानी कि दोनों का एडिशन ए प्लस बी, वो किससे रिप्रेजेंट होगा? उसकी थर्ड साइड से। If vector A and B represented the two side of a triangle, then the third side can be represented by the sum of two vector। यानी कि AC किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? A प्लस B। या सीधे सीधे ऐसे कह दीजिए मुझे C पे पहुंचना है, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, या डायरेक्ट जाओ, दोनों बात बराबर। तो क्या हो जाएगा ये? AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये हो गया आपका क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब आइए पैरेललोग्राम में। कोई पैरेललोग्राम की दो साइड है, वेक्टर A और B से रिप्रेजेंट किया है। अगर बच्चों ये B है तो दिस इज ऑल्सो B, या ये अगर ये A है तो दिस इज ऑल्सो A, है या नहीं है? तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? वो ये दो साइड इसकी वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया जो इनका रिजल्टेंट है ए प्लस बी, वो किसके इक्वल होगा? वो डायगोनल, यानी कि अगर मैं इसको ए बी सी डी बोल दूं तो आप कह सकते हो क्या? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। वही ट्रायंगल लॉ लग जाता बाद में आके। पहले तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ए बी को वेक्टर ए से और ए डी को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया, तो भाई ए डी बी सी दोनों पैरेलल हैं, तो ये वेक्टर बी सी भी हो गया। अब मुझे इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए सी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज क्या? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगर दो साइड को वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग एक्ट करेगा। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी उस पैरेललोग्राम की साइड के अलोंग वर्क कर रहे हैं तो उनका एडिशन यानी कि रिजल्टेंट किसके अलोंग वर्क करेगा? उसके डायगोनल। ये बच्चों दो छोटे से लॉ हैं आपके, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी में आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। जैसे आपने बात एडिशन की करी, ऐसे हम सब्ट्रैक्शन की करेंगे। तो बच्चों वेक्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो डायरेक्टली नहीं होता तो क्या करेंगे? देखिए, ये वेक्टर आपका ए बी है और ये ओ ए और ये ए बी, इसको मैंने वेक्टर ए से इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करा, तो बच्चों ये ए प्लस बी हो जाता सीधे सीधे। अब मुझे बेसिकली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा बच्चों में? इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को उल्टा कर दूंगा, यानी कि अगर उधर को ऐसे अगर डायरेक्शन है वेक्टर बी है तो बच्चों ऐसे वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने पर निगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका क्या हो गया? माइनस बी हो गया। ठीक, अब इस ओ बी डैश को ऐड करिए इसमें, तो भैया आप क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे, ओ बी डैश किसके इक्वल होगा? ओ ए प्लस ए बी डैश, यानी कि ए प्लस माइनस बी, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोल दो। यानी कि दो वेक्टर को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो डायरेक्टली ए माइनस बी नहीं करेंगे, पहले वेक्टर बी का निगेटिव लेंगे। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता? अगर मैं आपसे कहूं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके आगे अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो दैट आर कॉल्ड निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब उस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर दो, तो उल्टी करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। अब उन दोनों को ऐड कर दो,
तो सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज वेक्टर में नहीं होती है, वेक्टर में ऑलवेज एडिशन होता है। क्लियर है कि नहीं? क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करके उसको हम ऐड करेंगे, तो दैट आर कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों वेक्टर एडिशन की। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान से देखो, a प्लस बी या b प्लस ए रिजल्टेंट तो ac के इक्वल ही होगा, इसका होगा कि नहीं भाई? आप ab प्लस bc लो तो भी ac बनेगा, अब ad प्लस bc लो तो भी ac बनेगा। तो ये कॉम्यूटेटिव होती है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, यानी कि वेक्टर ए में b प्लस सी ऐड करो जोड़ के, या a प्लस बी में वेक्टर सी ऐड करो, रिजल्टेंट सेम होगा। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि किसी वेक्टर में अगर कोई वेक्टर हम ऐड कर दें, किसी वेक्टर में हम कोई वेक्टर ऐड कर दें और उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट ना हो, तो जो वेक्टर हमने ऐड किया है दैट आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहां मैंने वेक्टर ए में 0 ऐड करा है, 0 में वेक्टर ए ऐड करा, तो सेम वेक्टर ए बचा ना मेरा। तो यहां क्या कहेंगे हम, 0 वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि किसी वेक्टर में अगर किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करके और उस वेक्टर की आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो वेक्टर ऐड किया था, वेक्टर आइडेंटिटी। फोर्थ है एडिटिव इनवर्स। सब सुनो, एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन का इनवर्स, उल्टा, एडिशन का उल्टा क्या, नेगेटिव। तो देखिए, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0 या माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 0, यानी कि अगर किसी वेक्टर में कोई दूसरा वेक्टर हम ऐड कर दें और उनका रिजल्टेंट 0 वेक्टर आ जाए, तो जो वेक्टर हमने ऐड किया था दैट आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो यहां मैंने वेक्टर ए में माइनस ए ऐड किया था और उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, तो क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मीन्स एडिशन, इनवर्स मीन्स उल्टा। तो भैया एडिशन का उल्टा नेगेटिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके बाद बच्चों आइए, लास्ट पॉइंट है ये आज के लिए, पोजीशन वेक्टर। बहुत सिंपल है। मान लेता हूं मैं ये ओ कोई एक ओरिजिन है, ओ कोई ओरिजिन है, और इसी प्लेन में मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो भाई यहां पर वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी क्या कहा जाएगा, हियर वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O। सुनिए, कोई पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन या जो भी हो, एक पॉइंट पी लिया आपने, दोनों को मिलाया, देन वेक्टर OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O। यहीं पे आप देखिए, आपने कोई एक वेक्टर A लिया और एक वेक्टर B है, तो हियर वेक्टर AB, हियर वेक्टर AB क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। क्या कहेंगे वेक्टर AB को, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। और बच्चों यहां पर वेक्टर AB किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। सिंपल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ O तो ओरिजिन था इटसेल्फ, इसलिए इसको तो डायरेक्टली OP ही लिखेंगे। लेकिन अगर नॉन ओरिजिन पॉइंट हम लेते हैं वेक्टर की फॉर्म में, यानी कि A और B हमने लिया है, तो वेक्टर AB किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब वेक्टर OB माइनस वेक्टर O। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बच्चों थोड़ा सा बेसिक था आज, बेसिक फंडामेंटल जो वेक्टर के हमें आने ही आने चाहिए। इसके बाद हमारा और आगे का स्टार्ट होगा, और तब उसके बाद हम 12th वाला वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ये तो 12th वाला क्या है भाई, इसके बिना बेसिक के तो आप घुस ही नहीं सकते 12th के वेक्टर को। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।